बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाया अकेडमी। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग सब इंतज़ार में थे और मैं भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि न्यू बुक मैथमेटिक्स की कब आएगी। बेटा, अब न्यू बुक मैथमेटिक्स की आ चुकी है और अभी सिर्फ ये बुक PDF की शक्ल में ही मौजूद है, लेकिन बुक अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। लेकिन आप लोग ये PDF हासिल कर सकते हैं बुक का। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इस PDF का लिंक मौजूद है, आप वहां पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एक वेबसाइट ओपन होगी, वहां से आपको मैथमेटिक्स की बुक का एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड करने का। तो जब आपकी बुक ओपन होगी स्क्रीन पर तो ऊपर एक एरो का निशान होगा, जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपकी PDF डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट, इस बुक के अंदर टोटल 14 यूनिट्स हैं। आप लोग 9 क्लास के अंदर 16 यूनिट्स पढ़ के आ चुके हैं। तो बेटा बहुत ही ईजी है, मैंने इसे रीड किया है, इसके मैंने यूनिट्स को देखा है, कोई ज़्यादा इसमें ख़ास बात नहीं है। लेकिन ये है कि हमारा जो कोर्स अपडेट हो चुका है सुबह सिंह का, तो बेटा ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.1 और इसका फर्स्ट यूनिट जो है वो है सेट्स एंड फंक्शंस। तो स्क्रीन पर आपको ये इसका कंटेंट भी दिख रहा है कि कौन सा यूनिट से लेके कौन सा यूनिट तक आपके पास ये बुक है। 17 यूनिट आपके पास है सेट्स एंड फंक्शन, और इसी तरीके से आपके पास लास्ट जो 30 यूनिट है वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में है। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 17.1 का। तो बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। बेटा हम टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्लास 8 में पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन अभी आप लोगों को याद नहीं होगा तो मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट करवा देता हूँ तमाम कंडीशंस के सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं और हमारे पास कौन कौन से सेट मौजूद होते हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि देखिए हमारे पास सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक तो हम सेट को लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर, जो कि हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं या ब्रेसेस में लिखते हैं, और सेकेंडली हमारे पास बेटा होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तो बेटा ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें हम एक सेंटेंस लिखते हैं, बयान करते हैं किसी भी चीज़ को। और थर्ड हमारे पास बेटा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है बेटा हमारे पास? सेट बिल्डर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म को बेटा रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास सेट कौन कौन से होते हैं बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा जाता है उसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। तो बेटा आपके पास है 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, मीन ये कंटिन्यू है यहाँ से और इनफाइनाइट है। तो ये बेटा आपके पास नेचुरल नंबर का सेट होगा। कौन सा? नेचुरल नंबर का, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N के साथ। अच्छा, कैपिटल जो भी आपके पास लेटर होगा, अल्फ़ाबेट होगा, वो आपका डिनोट करेगा सेट के नाम को, ठीक है ना। जैसे ये N है, A भी आ सकता है, B भी आ सकता है। और जो एलिमेंट्स होंगे, जिस तरीके से एक हमारे पास इसकी दूसरी फॉर्म भी लिख सकते हैं टेबुलर की, उसको बेटा हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास A का सेट है, A B C। तो बेटा ये देखें कर्ली ब्रैकेट में हम लिखेंगे या ब्रेसेस में हम इसे लिखेंगे, लेकिन हम जो नाम देंगे सेट का वो कैपिटल लेटर में आएगा, और जो हम एलिमेंट्स लिखेंगे सेट्स के अंदर, उस सेट के अंदर जो बेटा हम एलिमेंट लिखेंगे वो हमारे पास स्मॉल के अंदर आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास नेचुरल नंबर का सेट आ गया। सेकेंड हम पढ़ते हैं होल नंबर का सेट, जिसे हम डिनोट करते हैं W के साथ, और ये स्टार्ट होता है बेटा 0 से, 0 1 2 3 4, इसी तरीके से ये कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है इन्फिनिटी तक। और बेटा इसके बाद होल नंबर के बाद हमारे पास एक सेट होता है इंटीजर्स का। कौन सा बेटा? सेट ऑफ इंटीजर। तो बेटा ये इंटीजर हम Z से लिखते हैं, कैपिटल Z के साथ डिनोट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर को। और बेटा ये स्टार्ट होता है हमारे पास 0 से, लेकिन जो इसकी काउंटिंग होती है आगे नंबर होता है वो दोनों साइंस के साथ लिखा जाता है, +-1 +-2 एंड +-3, और ये इस तरीके से कंटिन्यू रहता है इन्फिनिटी तक। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी है लिखने का, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि हम दरमियान से शुरू करते हैं 0 से, और राइट हैंड साइड पर बेटा हम लिखते हैं प्लस का 1 2 3, और ये कंटिन्यू है इन्फिनिटी तक। और 0 से पहले बेटा आपको पता है कि 0 से पहले -1 आता है, तो ये आ गया -1 -2 और -3, और इस तरीके से ये इस तरफ भी कंटिन्यू है इन्फिनिटी तक। ये दोनों तरीके हैं सेट ऑफ इंटीजर को लिखने के। अच्छा, अब इसके बाद बेटा हमारे पास होता है एक प्राइम नंबर का सेट, जिसको हम कैपिटल P से लिखते हैं। और बेटा प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हों, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हों या फिर वो 1 में आते हों।
1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, ठीक है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। जैसा कि हमारे पास बेटा 2 है और 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, इसी तरीके से 17, फिर 19, ये कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। तो बेटा प्राइम नंबर इसके 2 फैक्टर होते हैं। मिसाल के तौर पर देखें 3 के 2 फैक्टर, या तो 3 अपने खुद के टेबल में आएगा 3 में, या फिर ये 1 के टेबल में आएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटा हमारे पास 11 है, 11 या तो अपने टेबल में आएगा या 1 में आएगा। तो मतलब हम यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हों वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बेटा वो होते हैं जो अपने से अलावा दूसरे टेबल में आते हों, अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल्स के अंदर भी आते हों, वो कहलाते हैं कंपोजिट। अच्छा, किस तरीके से? मिसाल के तौर पर 2, 3 ये किसी और टेबल में नहीं आते, 4 आता है, ठीक है, 5 नहीं आता, 6 आता है, 2 में भी आता है और 3 में भी आता है। इसके 1 के अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं, उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा क्योंकि 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। इसी तरीके से 9 है, 3 में आता है और यह 9 में भी आता है। और इस तरीके से बेटा हम 10 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, और ये कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है बेटा। और इसके बाद हमारे पास सेट आता है ओड नंबर एंड प्राइम नंबर्स। तो बेटा ओड नंबर हमारे पास हम ओ से लिखते हैं ओड नंबर्स को, और ओड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल से पूरे डिवाइड ना हो सकें। मिसाल के तौर पर हम यूँ भी कह सकते हैं जो 2 के टेबल में ना आते हों वो कहलाते हैं ओड नंबर्स। तो बेटा हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से बेटा ये हमारे पास ओड नंबर्स होते हैं। और ये प्लस माइनस दोनों में होते हैं, प्लस माइनस दोनों में हैं, दोनों में ही होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास हो गए ओड नंबर्स। इसी तरीके से बेटा आता है एक इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल से पूरे डिवाइड हो जाएं और रिमाइंडर हमारे पास आ जाए 0, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ जाए बेटा? 0, वो हमारे पास कहलाते हैं इवन नंबर, या जो 2 के टेबल में आते हों। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 एंड इन्फिनिटी तक, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, ये आपके पास सेट्स आ चुके हैं। ये सारे सेट आप लोगों ने पढ़ लिए थे 8 क्लास में, और हो सकता है आप लोगों ने ये 9 क्लास में भी पढ़े थे। तो बेटा इसके बाद हमारे पास है रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर में आप लोगों को 9 क्लास में अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर को हम जाहिर करते हैं बेटा क्यू के साथ, ये होते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। और इसकी फॉर्म होती है कि P अपॉन Q में जो लिखा जा सके। कौन सी फॉर्म होती है बेटा? P अपॉन Q में लिखा जा सके। और आपके पास P और Q दोनों के दोनों का ताल्लुक आपका सेट ऑफ इंटीजर्स में से होना चाहिए। रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम बेटा P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें, और उन दोनों का ताल्लुक आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स में से होना चाहिए, लेकिन Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। जैसे मिसाल तो मैं लिखता हूँ 2/3। अब ये 2 मेरे पास कहाँ से ताल्लुक रखता है? Z मतलब इंटीजर में आ रहा है, और 3 भी मेरे पास बेटा इंटीजर्स में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक और माइनस का 1 और अपॉन में आ जाएगा 17, माइनस का 1/17। तो बेटा ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है, क्योंकि -1 भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में आता है और 17 भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में आएगा, ठीक हो गया। और ये अपॉन में जो Q है ना बेटा, Q वाली जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 आएगा तो ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ठीक हो गया। तो अगर आप लोग इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो बेटा आप लोग जाएँ प्लेलिस्ट में, और 9 क्लास की जो 1.1 मैंने समझाई है उसमें आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स की। तो बेटा इर्रेशनल नंबर को हम जाहिर करते हैं Q प्राइम से, या Q का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है इर्रेशनल नंबर। क्या कहलाता है बेटा? ये इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, इर्रेशनल नंबर बेटा वो होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिख सकें। किस तरीके से? कि इन दोनों में से अगर कोई एक भी इंटीजर नहीं होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम कह रहे थे कि अगर दोनों ही सेट ऑफ इंटीजर से ताल्लुक रखते हों, P वाली वैल्यू भी और Q वाली भी, जैसे कि 2 और 3 दोनों रेशनल नंबर दोनों सेट ऑफ इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये रेशनल नंबर है 2/3। और इर्रेशनल नंबर बेटा हम वो उस नंबर को कहेंगे कि अगर इन दोनों में से कोई एक नंबर भी ऐसा हो जो सेट ऑफ इंटीजर में से ना आता हो। मिसाल के तौर पर मैं ऊपर लिख देता हूँ 4 और नीचे में लिख देता हूँ यहाँ पर रेडिकल 3। तो बेटा देखिए 4 तो हमारे पास ताल्लुक रखता है सेट ऑफ इंटीजर में से, 4 तो आ जाएगा 3 के बाद 4 सेट ऑफ इंटीजर में,
लेकिन रेडिकल 3 कभी भी नहीं आ सकता सेट ऑफ इंटीजर में। तो ये हमारे पास कहलाएगा पूरा का पूरा क्या, इर्रेशनल नंबर। ठीक हो गया। और यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि क्यू की जगह 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा। और रियल नंबर होता है एक लास्ट फाइनल रियल नंबर जो बेटा वो एक किंग होता है। रियल नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं कि रियल नंबर रेशनल और इर्रेशनल का यूनियन होता है। रेशनल और इर्रेशनल का क्या होता है बेटा, यूनियन होता है। अगर आपके पास रेशनल नंबर्स हैं, जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे, और इर्रेशनल नंबर्स भी तमाम जितने भी हैं हमारे पास मैथ में, अगर आप उन दोनों का यूनियन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर के बराबर हो जाएगा। मतलब रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आता है और इर्रेशनल नंबर भी आता है, लेकिन हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं आता। जैसे एक आयोटा है, ठीक है, अगर हमारे पास एक वैल्यू आती है रेडिकल -1, रेडिकल में अगर -1 आ जाएगा तो बेटा यहाँ पर हम इसको किसी भी सूरत में नहीं बता सकते कि ये किसके बराबर है। तो ये एक नया एक एलिमेंट आया, एक वैल्यू आई जिसको हम कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं बेटा, आयोटा। और इसको इस तरीके से बनाकर भी लिखते हैं, कंप्यूटराइज लिखा जाता है आयोटा। ठीक हो गया। तो ये है बेटा आपके पास तमाम सेट्स के जो मैंने आपको बताए कि 3 तरीके होते हैं बेटा लिखने के, टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव एंड सेट बिल्डर। और ये सारे के सारे मैंने आपको जो बताए ये सारे टेबुलर फॉर्म हैं। ठीक है। और यहाँ पर बेटा हमारे पास मैंने आपको बताया रेशनल, इर्रेशनल और रियल नंबर क्या होता है कि रेशनल और इर्रेशनल का यूनियन। और ये आपके पास जो आयोटा है ये आपका रियल नंबर नहीं है। आयोटा कभी भी रियल नंबर में नहीं आता, ये आपका एक इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल पाई अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती जाएँ और उससे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। और इस चैनल के लिंक को बेटा आप अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी, आपके क्लास फेलोज भी मैथमेटिक्स को पढ़ सकें और ये न्यू बुक जो उनके लिए एक मुश्किल पैदा करेगी वो उनके लिए सारा का सारा आसान हो जाए पढ़ना। तो बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। कि बेटा जितने भी सेट्स हमारे पास दिए गए हैं बुक में उन सबको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो बेटा पहला पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, सेट ए हमें दिया गया है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। ये है बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो एक सेंटेंस की सूरत में लिखा जाता है। तो बेटा यहाँ पर है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। आपने तमाम इंटीजर लिखने हैं बिटवीन कहाँ से, -3 and 3 के दरमियान वाले। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान, मतलब -3 और 3 के दरमियान कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो बेटा आप लोगों ने अभी सेट ऑफ इंटीजर को देखा, बेटा हमारे पास ए का सेट है तो यहाँ पर हम जेड नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ए मिला हुआ है। बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे ए और यहाँ पर हम बताएंगे कि -3 और 3 के दरमियान में कौन कौन से नंबर आते हैं। बेटा -3 से अगर हम आगे जाते हैं 0 की तरफ तो बेटा हमारे पास आ जाएगा -2 और फिर आ जाएगा -1, फिर आएगा 0 और फिर आएगा +1, फिर आएगा +2 और +3 तो नहीं लिखना क्योंकि -3 और 3 के बिटवीन मतलब दरमियान में जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमने टेबुलर फॉर्म में बताने थे। तो बेटा ये हमारी टेबुलर फॉर्म हो गई, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म या इसे रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। तो बेटा इसका सेकंड पार्ट है सेट बी। बेटा हमें मिला हुआ है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। आपने कंपोजिट नंबर्स बताने हैं लेस देन 11 मतलब 11 से छोटे, लेस देन मतलब 11 से छोटे नंबर बताने हैं कौन से, कंपोजिट। तो बेटा हमारे पास सेट मिला हुआ है बी का और अब हम यहाँ पर बताएंगे कि लेस देन 11 कौन से कंपोजिट नंबर्स होते हैं। एक तो होता है 4 क्योंकि स्टार्ट 4 से होते हैं, 4 के बाद आ जाएगा 6 के बाद आ जाएगा 8 और फिर आ जाएगा 9 और फिर आ जाएगा 10। बेटा ये आपके पास होते हैं सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11 मतलब 11 से छोटे कंपोजिट नंबर्स। अब हम करते हैं इसका पार्ट 3 और ये भी बेटा टेबुलर फॉर्म है। अच्छा इसका पार्ट 3 है, सेट है बेटा हमें सी का मिला हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, इसे बेटा हम पढ़ेंगे ये है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। वो फॉर्म होती है जिसे हम निशानियों के जरिए, सिंबल्स के जरिए लिखते हैं। तो बेटा यहाँ पर है x सच दैट, ये जो आपकी लाइन है इसे हम पढ़ेंगे x, फिर सच दैट x बिलोंग्स टू p मतलब प्राइम नंबर्स, एंड जैसे हम लिखते हैं ना AND एंड, ये वाला एंड AND एंड। तो बेटा मैथमेटिक्स में इसे यूँ लिखा जाता है एंड। अच्छा अब यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं 5 लेस देन x एंड x लेस देन एंड इक्वल टू 13। अब आपको एक और बात बता दूं मैं। अच्छा बेटा देखें यहाँ पर ये जो साइन है ना ये लेस देन का है। अगर आप उल्टे हाथ से बनाएंगे निशानी ये वाली तो बेटा ये लेस देन की होगी। अगर आप सीधे हाथ से बनाएंगे इस तरीके से अपने थंब एंड फिंगर के साथ तो बेटा ये हो जाएगी ग्रेटर देन, मतलब राइट हैंड साइड वाली ग्रेटर देन और लेफ्ट हैंड साइड वाली आपकी हो जाएगी लेस देन।
और इसके अंदर ये जो एक निशानी है ना बेटा, ये लेस देन की निशानी है और ये ग्रेटर देन की है, बट ये एक ही निशानी में दो हम तरीकों से पढ़ सकते हैं। या जिस तरीके से, जिस तरफ ये वाली आपकी ये इसका एक चौंथ सी बनी हुई है जिस तरह परिंदे की होती है बेटा, ये साइड आपकी होती है लेस देन, ये साइड कौन सी होती है लेस देन, और ये जो साइड आपकी ओपन होती है ये आपकी साइड होती है ग्रेटर देन। कौन सी होती है बेटा? ग्रेटर देन। मिसाल के तौर पे अगर मुझे यूं पढ़ना हो कि मेरे पास हो यहाँ पर के 2 और 3, अब यहाँ पर डैश है, डैश में कौन सी निशानी आएगी? ये वाली या फिर ये वाली निशानी आएगी? बेटा जाहिर सी बात है मैं ये वाली निशानी लगाऊंगा कि 2 लेस देन 3, इसी तरीके से पढ़ूंगा कि 2 लेस देन 3, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ इस डायरेक्शन में कि 2 लेस देन 3। अगर मैं वहां से इस तरफ पढ़ूं मतलब राइट हैंड साइड से पढ़ूं तो बेटा क्या पढ़ा जाएगा? 3 ग्रेटर देन 2, मतलब 3 बड़ा है 2 से। अगर मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ूंगा 2 लेस देन 3 मतलब कि 2 छोटा है 3 से। तो बेटा हम दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या हमें प्रूफ मिला कि अगर हम यहाँ से पढ़ते हैं 2 लेस देन 3 तो हमने सही पढ़ लिया। लेकिन देखिए ये जो हमारे पास ये साइड जो बंद है तो ये हमारी क्या कहला रही है? लेस देन, 2 लेस देन 3। अगर हम इस तरफ से पढ़ेंगे राइट हैंड साइड से तो क्या पढ़ेंगे? 3 ग्रेटर देन 2, तो ये जो साइड ओपन है इसको हम ग्रेटर देन भी पढ़ते हैं। ठीक हो गया। और अगर हम वैसे एक सिर्फ निशानी की बात करें तो बेटा ये वाली निशानी जो हम लेफ्ट हैंड साइड से बनाते हैं लेफ्ट हैंड से, तो ये आपकी कहलाती है बेटा लेस देन और ये आपकी कहलाती है ग्रेटर देन, अगर सिर्फ निशानी की बात की जाए। ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या है कि हमें ये कहता है कि x सज x बिलोंग्स टू p, मतलब प्राइम नंबर्स। ये x क्या है? ये x बेटा उन नंबर्स को बता रहा है जो हमने सेट में लिखने हैं। जो हम यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, जो नंबर्स यहाँ पर आएंगे वो नंबर सारे x से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और x किससे बिलोंग करता है? प्राइम नंबर से। मतलब हमने यहाँ पर प्राइम नंबर ही लिखने हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है कि कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं। बेटा उसकी कंडीशन है ये वाली, एंड के बाद यहाँ से यहाँ तक ये सारी इसकी कंडीशन है कि आपने जो x लिखना है, मतलब जो आपने नंबर्स लिखने हैं वो कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं। बेटा मैं आपको आसान सा तरीका एक समझा देता हूँ जिससे आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। तो बेटा वो तरीका ये है कि यहाँ पर बेटा हम देखेंगे कि x मतलब जो दरमियान में मिडिल में लिखा हुआ है x, आप फर्स्ट आप यहाँ से इस तरफ पढ़ेंगे, मतलब इस x से आप पढ़ेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इस तरफ, फिर आप वापस इस x से पढ़ेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है। अगर मैं टोटल को यहाँ से पढ़ता हूँ कि प्राइम नंबर एंड 5 लेस देन x लेस देन एंड इक्वल टू 13, लेस देन एंड इक्वल टू, ये लेस देन की निशानी के नीचे क्या है? इक्वल की निशानी लगी हुई है। तो बेटा देखें मैं आपको अलग अलग तरीके से समझाता हूँ जो आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि इस x से आप पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? ये देखें ये ग्रेटर देन है, क्योंकि यहाँ से ओपन है तो हम इसको ग्रेटर देन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? x ग्रेटर देन 5, मतलब x बड़ा है 5 से। x क्या है? जिन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं जो हम इस सेट में लिखेंगे वो नंबर्स किससे बड़े हैं बेटा? 5 से बड़े हैं। और इस तरफ अब पढ़ेंगे राइट हैंड साइड की तरफ x लेस देन एंड इक्वल टू 13, x छोटा है और बराबर है 13 के। ठीक है। x मतलब वो नंबर्स जो हमने लिखने हैं इस सेट में वो 13 से छोटे हैं और 13 के बराबर हैं। तो बेटा प्राइम नंबर हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? एक तो बेटा आ जाएगा 7 और एक आ जाएगा 11 और एक आ जाएगा 13। 13 क्यों लिखेंगे? क्योंकि बेटा यहाँ कहता है x लेस देन एंड इक्वल टू 13। अगर ये नीचे इक्वल की निशानी वाली ये निशानी ना होती फिर हम इस 13 को शामिल नहीं करते, लेकिन यहाँ पर इक्वल की निशानी आ गई है नीचे तो इसलिए हमें 13 भी लिखना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि देखिए हम पढ़ के देखते हैं x लेस देन एंड इक्वल टू, इसकी उर्दू क्या होगी? x छोटा है और बराबर है 13 के। अगर ये कहता है कि x छोटा है 13 से, मतलब जो नंबर्स हम लिखते हैं सिर्फ 7 और 11 लिखते हैं, फिर हम 13 को नहीं लिखते। लेकिन अब यहाँ पर इक्वल की निशानी साथ में दे दी गई है तो इसलिए हमें 13 को भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि x मतलब जो नंबर्स हैं वो 13 से छोटा भी हैं और 13 के बराबर भी हैं। तो देखें 5 से बड़े प्राइम नंबर कौन से हैं? एक तो है 7 और एक है 11, क्योंकि 8, 9, 10 तीनों नंबर नहीं आ सकते क्योंकि ये दूसरे टेबल्स में आते हैं। ठीक है बेटा, अपने टेबल्स के अलावा, इसलिए 7, 11 और फिर 13 हमें लिखना पड़ेगा। ये होती है टेबुलर फॉर्म और ये पूरी बेटा आपको जो क्वेश्चन आपको मिला हुआ है ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरीके से हम बेटा यहाँ पर करते हैं 4 पार्ट के अंदर डी का सेट मिला हुआ है y सच y बिलोंग्स टू, ये o है कैपिटल O, मतलब ओड नंबर्स, एंड 7 लेस देन y लेस देन 17। तो बेटा अगर हम इसे आसान करना चाहें तो हम किस तरह पढ़ेंगे कि y सच y बिलोंग्स टू ओड नंबर्स, कि जो हमने नंबर्स लिखने हैं सेट बिल्डर फॉर्म में उनका ताल्लुक किससे है? ओड नंबर से है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर y कहता है y बिलोंग्स टू ओड नंबर, मतलब जो नंबर हम लिखेंगे वो तो हो गए y, लेकिन वो नंबर किससे ताल्लुक रखते हैं? कौन से सेट से ताल्लुक रखते हैं? वो बिलोंग करते हैं ओड नंबर से। ये जो ई बना हुआ है ना बेटा, ये ई,
इसका मतलब है बिलोंग्स टू। ये जो निशानी है ई टाइप की, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। उर्दू मतलब के ताल्लुक है। ठीक है, जो नंबर हम लिखेंगे उनका ताल्लुक किससे है? ओड नंबर्स के साथ। वो ओड नंबर मैं अभी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ से वाई से पहले हम पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, फिर वाई से सीधे हाथ की तरफ। तो अब वाई से इस तरफ पढ़ेंगे तो बेटा ये ओपन साइड ग्रेटर देन कहलाएगी। वाई ग्रेटर देन 7, वाई बड़ा है 7 से। फिर इस साइड पढ़ेंगे राइट हैंड साइड पर, वाई लेस देन 17, वाई छोटा है 17 से। मतलब वाई है क्या? वाई का ताल्लुक किससे है? वाई का ताल्लुक है ओड नंबर्स के साथ। मतलब जो हमने ओड नंबर लिखने हैं वो 7 से बड़े हैं, और वाई मतलब जो ओड नंबर्स हैं वो आपके 17 से छोटे हैं। तो बेटा कौन कौन से नंबर आएंगे? 7 से बड़े और 17 से छोटे ओड नंबर्स। एक आ जाएगा बेटा 9, एक आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा 13, और एक आ जाएगा आपका 15, और एक आ जाएगा नहीं, अब और नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि वाई जो आपने नंबर लिखने हैं वो ग्रेटर देन है 7 से, मतलब 7 से बड़े हैं, और वाई लेस देन 17, और वो नंबर्स जो हैं वो 17 से छोटे हैं। तो देखिए बेटा 7 से बड़े हो गए ये नंबर और 17 से छोटे हो गए। अगर यहाँ पर भी नीचे इक्वल का साइन होता है, इस तरीके से एक निशानी लाइन लगी हुई होती इक्वल की, तो फिर हमें ये वाला 17 भी लिखना पड़ता यहाँ पर, जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये वाला 13 लिखा था। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पर नीचे साइन नहीं है, इसलिए हमने ये वाला 17 यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि हमें तो इससे छोटे लिखने थे। लेकिन यहाँ क्या बताया गया था कि आपने 13 से छोटे भी लिखने हैं और 13 के बराबर भी लिखने हैं, इसलिए हमने ये वाला 13 यहाँ पर लिखा था। आगे बात समझ में? अच्छा, अब है 5वां पार्ट आपका, 5th पार्ट है बेटा। ई का सेट मिला हुआ है हमें और कहता है कि z सच दैट z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कौन से नंबर है बेटा? ये रियल नंबर। अभी आपको बता चुका हूँ रियल नंबर कौन कौन से होते हैं। एंड z स्क्वायर इक्वल 121। मतलब आपने यहाँ पर जो लिखना है सेट टेबुलर फॉर्म में, उसके अंदर बेटा आपने ये कंडीशन दी गई है। अब यहाँ पर ना ये बताया गया है कि किससे बड़े हैं और किससे छोटे हैं, तो ये एक अलग सी कंडीशन है। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ये जो हमें वैल्यू मिली हुई है ना बेटा, इसे हम सॉल्व करेंगे। ये तो पता चल गया कि z का ताल्लुक रियल नंबर से है, तो बेटा इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इसको हम यहाँ पर रफ में लिखते हैं z स्क्वायर इक्वल 121। अच्छा, अब आपको पता है कि जब स्क्वायर खत्म करना हो इक्वल के एक तरफ से, तो आप स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओ ये मिल गया साथ में, चलो ये मैं अलग से बना देता हूँ। ये है 121। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है यहाँ पर हम प्लस माइनस का साइन लाजमी यूज करते हैं। जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे इक्वल के बोथ साइड, तो बेटा हम वहां पर क्या करेंगे, तो बेटा वहां पर हम प्लस माइनस का साइन लाजमी लेंगे इक्वल के राइट हैंड साइड पर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास आ जाएगा z। और यहाँ पर अगर हम 121 का फैक्टर मतलब स्क्वायर रूट मालूम करें, बेटा हमारे पास जवाब आएगा 11, क्योंकि 11 होता है 121, और प्लस माइनस का साइन ये एज इट इज सेम इसके साथ लिखा जाएगा। तो मतलब हमें z का आंसर ये मिला है। और ये नंबर जो प्लस माइनस 11 है ये रियल नंबर में आता है, क्योंकि मैंने कहा था कि रेशनल और इरेशनल का यूनियन रियल नंबर के बराबर होता है, और ये हमारे पास रेशनल नंबर है। तो बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 11, कोमा लगाएंगे और लिखेंगे प्लस का 11। यहाँ से हमें दो नंबर मिले ना, एक प्लस का 11 और एक माइनस का, तो हमने दोनों को यहाँ पर लिख दिया, तो ये हमारा जवाब आ गया टेबुलर फॉर्म में। अब इसका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 6th पार्ट है। बेटा देर तो काफ़ी लग रही होगी आप लोगों को, टाइम आपका जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को डिटेल से समझा दूँ, एक ही दफ़ा में आपको बार बार ना समझना पड़े, एक ही दफ़ा में आपको सारी बात समझ में आ जाए। बेटा आपके पास यहाँ पर, अच्छा इनके मैंने नाम नहीं लिखे, यहाँ पर बेटा इसका नाम आ जाएगा C और इसका नाम आ जाएगा D, और ये हमारे पास है E, और इसके बाद क्या आएगा बेटा F। तो F को हम यहाँ लिखते हैं। F में हमारे पास क्या आएगा, अच्छा जी ये कहता है कि P सच दैट P बिलोंग्स टू आपका रेशनल नंबर। मैंने बताया था कि Q जो लिखेंगे सिंपल इस पर कॉम्प्लीमेंट ना हो तो Q होता है रेशनल नंबर को डिनोट करता है। एंड P स्क्वायर इक्वल -1, ये भी वही कंडीशन है। यहाँ पर नहीं बताया गया कि किससे बड़ा और किससे छोटा, इसको भी हम बेटा यहाँ पर लिखते हैं P स्क्वायर इक्वल -1। तो बेटा स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, लेकिन यहाँ पर कौन सी निशानी आएगी, प्लस की और माइनस की निशानी आएगी। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट ओनली P, और यहाँ पर बेटा प्लस माइनस के साथ हमारे पास आ जाएगा, ये क्या आएगा, आयोटा। क्या आ जाएगा बेटा, आयोटा आ जाएगा, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जब कभी रेडिकल के अंदर -1 आता है तो वो आयोटा के बराबर होता है। अब हमारे पास जवाब आया है प्लस माइनस आयोटा। तो बेटा प्लस माइनस आयोटा रेशनल नंबर से तो बिलोंग नहीं कर रहा, तो अब इसको क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 11 तो रियल नंबर के अंदर मौजूद था, लेकिन आयोटा रेशनल नंबर्स के साथ ताल्लुक नहीं रखता। यहाँ पर तो हमें कहा गया है कि P बिलोंग करता है रेशनल नंबर से, और आगे कंडीशन ये दी गई थी P स्क्वायर इक्वल -1।
जब हमने इसे सॉल्व किया बेटा हमारे पास आ रहा है प्लस माइनस आयोटा, और आयोटा को हम देखेंगे जो हमें नंबर मिलेगा इसका मतलब ये नहीं है जो मिला वो हम यहाँ पर लिख देंगे, उसे चेक करेंगे कि जो हमें नंबर मिला है आया वो इससे बिलोंग भी करता है या नहीं। रेशनल नंबर से ये बिलोंग नहीं कर रहा तो बेटा यहाँ पर नल सेट लिखा जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, 5 भी कहते हैं इसे, और नल सेट का सिंबल भी होता है। और अगर आप इसको यूं लिखना चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिखें या ये लिखें या ये लिखें वो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं। ये है नल सेट, एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिला जो रेशनल नंबर से बिलोंग करे। तो यहाँ पर आयोटा था वो रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता था। बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक बात, एक एक आपको अल्फाज, एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट आपको समझ में आ जाए, आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि आपको आगे मुश्किल ना हो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपके पास जो सेट दिए गए हैं आपने उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब सिंबल्स के जरिए आपने वो सेट लिखना है। तो बेटा ए का सेट हमें मिला हुआ है कि सेट, इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ए का सेट दिया गया है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। आपने ऑल रेशनल नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 5 एंड 6 के मतलब 5 और 6 के दरमियान जितने भी रेशनल नंबर्स आते हैं आपने वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखकर दिखाने हैं। तो बेटा हम किस तरीके से लिखेंगे ए का सेट, हम इसको जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो आप x सच जेड x लिख सकते हैं, y सच जेड y भी लिख सकते हैं, z कोई सा भी आप यहाँ पर अल्फाबेट चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं x इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स में ज्यादातर x ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। x सच जेड x बिलोंग्स टू, कौन से नंबर्स की बात हो रही है, रेशनल नंबर्स की। तो बेटा रेशनल नंबर मैंने आपको बताया, रेशनल नंबर q से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से, ठीक है, q। x सच दैट x मतलब जो x का ताल्लुक है तमाम नंबर्स का वो किससे है, रेशनल नंबर से है। एंड, ठीक है, ये एंड यहाँ पे लिखेंगे और हम बताएंगे अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ से गैप देंगे, गैप देने के बाद बेटा आप यहाँ पे लिखेंगे x, मतलब जो हम बताएंगे अब कि कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक तो हमने ये बताने हैं, ये कॉमन है हर सेट के अंदर कि आपने बताना है x सच दैट x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, जो भी आएगा आपने उस सेट का जो भी होगा नोटेशन आपने वो लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों था, क्योंकि रेशनल नंबर की बात हो रही थी, अगर प्राइम होता तो मैं p लिख देता। अब उसके बाद एंड बनाने के बाद, एंड लिखने के बाद बेटा आप थोड़ा सा गैप देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप x लिख देंगे, क्योंकि हमने x की बात की थी, अगर y होता हम यहाँ पर y लिखते। अब हम बताएंगे कहाँ से कहाँ तक। हमें क्या बताया गया है कि बिटवीन 5 एंड 6 मतलब 5 और 6 के दरमियान, 5 और 6 नहीं, 5 और 6 के दरमियान में जो नंबर जाएंगे वो हमने बताने हैं। तो बेटा अगर हम यहाँ पे लिखें x, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर हम पढ़ेंगे ये वाली निशानी लगा देते हैं, x ग्रेटर देन 5, ठीक है। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड पे पढ़ते हैं x लेस देन 6 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये बात पूरी हो चुकी है जो हमें यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दी गई थी, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसे चेंज कर दिया है। किस तरीके से देखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स एंड, अब हम बता रहे हैं कि ये नंबर कहाँ से कहाँ तक है बेटा, x ग्रेटर देन, ये साइड ओपन है, क्या पढ़ेंगे x ग्रेटर देन 5 मतलब जो नंबर्स की बात हो रही है वो किससे बड़े हैं, 5 से बड़े हैं। फिर अब यहाँ से x से वापस पढ़ेंगे राइट हैंड साइड पर, x लेस देन, क्योंकि बेटा यहाँ से ये निशानी बंद है तो ये जो मैंने कहा था कि एक परिंदे की चोंच की तरह होगा, तो ये साइड आपकी लेस देन कहलाती है। तो हम कहेंगे x लेस देन 6 मतलब जिन नंबर्स की बात कर रहे हैं वो 5 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। और हमें भी क्या कहा गया था कि बिटवीन 5 एंड 6 मतलब 5 और 6 के दरमियान में जो नंबर आने हैं वो हमने बताए। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि x बड़ा है 5 से और x छोटा है 6 से, मतलब 5 और 6 के दरमियान में जो भी नंबर आएंगे वो बेटा यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो बेटा आप एक दफा वापस इसको अपने फ्रेश माइंड से देखें और कोशिश करें इसको समझने की। थोड़ी सी टिपिकल है यह सेट बिल्डर फॉर्म, समझने में एक दफ़ा में नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फर्स्ट टाइम ही आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। x बड़ा है 5 से और x छोटा है 6 से, मतलब 5 और 6 के तो आएंगे नहीं ना। यहाँ पर भी एक आ गया बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 की बात नहीं हो रही, उनके दरमियान वाली जो भी वैल्यूज आएंगी उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम वैसे जनरली देखें 5 और 6 के दरमियान में तो कोई नंबर आता नहीं है, लेकिन जब बेटा रेशनल नंबर्स की बात करेंगे तो 5 और 6 के दरमियान में बहुत सारे रेशनल नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो बेटा आप यहाँ पर आपका ये ए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और इसी किस्म इसका सेकंड पार्ट करते हैं जो कि दिया गया है बी का सेट है कि 1 2 3 4 6 12। ये कौन सा सेट है भाई, 1 2 3 4 के बाद 5 भी नहीं है, तो इसे हम बेटा हम कह सकते हैं कि हाँ ये 12 के डिवाइजर हैं। किसके हैं, 12 के डिवाइजर हैं। देखें हर जो भी नंबर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम के टेबल्स में 12 आता है। 1 के टेबल में 12 आता है, 2 6 द 12, 3 4 द 12, 4 3 द 12, 6 2 द 12 एंड 12 1 द 12, मतलब हर नंबर 12 को डिवाइड करता है।
ये सारे नंबर 12 के डिवाइजर हैं। तो बेटा हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कैसे, चलिए लिखते हैं b इक्वल x सच दैट x बिलोंग्स टू, नो बिलोंग्स टू तो आएगा नहीं, तो बेटा हम यहाँ पर अब किस तरीके से लिखेंगे, ये बिलोंग तो करते नहीं है ना किसी भी नंबर के साथ, या कोई सेट एक प्रॉपर नहीं है, तो अब हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। तो बेटा इसको हम लिखेंगे एक इंग्लिश के अंदर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, एक सेंटेंस हमें लिखना पड़ेगा जो हमें बताएगा कि ये आपके डिवाइजर हैं 12 के। देखिए ना आप इसको चेक कर लें कि 1 से भी अगर 12 को डिवाइड करते हैं तो बेटा 12 आंसर आ रहा है, और 12 को डिवाइड करते हैं 2 से 6 आंसर आ जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करें 4 आंसर आ जाएगा, 12 को 4 से डिवाइड करें 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा, और 12 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। मतलब 12 जितने भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं सबके साथ डिवाइड हो रहा है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि x सच दैट x इज पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12, क्योंकि सारे पॉजिटिव है ना, तो हम कह सकते हैं कि x सच दैट x इज पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12, ठीक है ना, डिवाइजर ऑफ यही लिख देता हूँ, डिवाइजर ऑफ 12 करली ब्रैकेट ऑफ हो गया। तो बेटा देखें ये सारे के सारे 12 के डिवाइजर हैं, तो हम इसको सैम्बल्स में नहीं लिख सकते थे ना, कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि इसको सैम्बल्स में लिखा जाए भी किससे बड़े हैं और किससे छोटे हैं। तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इस तरीके से सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि x सच दैट x इज पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12, ये पॉजिटिव डिवाइजर हैं सारे के सारे 12 के। इस तरीके से बेटा हमारे पास अब ये C का सेट है, पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का, और ये है 0, +-1, फिर +-2, फिर डॉट +-40। तो बेटा ये सिंपल हमें समझ में आ रहा है कि ये सेट ऑफ इंटीजर है, क्योंकि जब 0 भी आ जाए और प्लस माइनस का साइन दिया हो और 1 2 3 काउंटिंग चल रही हो तो बेटा वो आपकी सेट ऑफ इंटीजर होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स में तमाम नंबर्स आ जाते हैं, प्लस वाले भी, माइनस वाले भी, और 0 भी आता है, ठीक है। और अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे C का सेट बेटा हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, अभी मैंने आपसे कहा कि इनका ताल्लुक किससे है, सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ है, मतलब कैपिटल Z हम यहाँ पर लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, कैपिटल Z, क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर्स से इनका ताल्लुक है। और एंड, ये एंड क्या साइन लगाने के बाद हम बताएंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, थोड़ा सा गैप देंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं x, गैप देकर x लिखा बेटा। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं लेस देन, नो ग्रेटर देन, ठीक है, x ग्रेटर देन, क्योंकि वहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पढ़ रहे हैं। x ग्रेटर देन ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, -40 से शुरू है और 40 पे ख़त्म है ना, क्योंकि अगर हम इसको दूसरी तरीके से लिखें, देखिए मैंने आपको सेट ऑफ इंटीजर 2 टाइप्स में लिखकर दिखाया था, एक तो इस तरीके से 0 +-1 +-2 में, और एक आपको मैंने दूसरा तरीका लिखकर बताया था जिसमें मैंने आपको दरमियान में 0 लिखा था और लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने माइनस वाली काउंटिंग लिखी थी और राइट हैंड साइड पर मैंने पॉजिटिव लिखी थी। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ पर देखेंगे -40 से स्टार्ट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -40, क्या लिखेंगे, -40, और यहाँ पर इसको इक्वल की साइन भी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी बेटा इक्वल का साइन, क्योंकि हम बताएंगे अभी, देखिए मैं इस साइड भी लिखता हूँ x लेस देन एंड इक्वल टू +40, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से है, x बड़ा है और बराबर है -40 के, मतलब जो नंबर्स हैं ये सारे नंबर क्या कहला रहे हैं बेटा, x कहलाते हैं, नंबर क्या कहला रहे हैं, x। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -40 और x लेस देन एंड इक्वल टू 40, मतलब x मतलब जो नंबर्स हैं हमारे पास वो -40 के बराबर भी हैं और -40 से बड़े भी हैं, और इस तरीके से जो नंबर हमारे पास हैं वो x लेस देन एंड इक्वल टू 40, प्लस वाले 40 से छोटे भी हैं और प्लस वाले 40 के बराबर भी हैं। तो ये आपकी बात यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट 4 बेटा हमारा है, तो बेटा इसका पार्ट 4 है, डी का सेट बेटा हमें मिला हुआ है -4 -2 0 2 4, सेट ऑफ इंटीजर्स कह सकते हैं इसे, नहीं कह सकते क्योंकि 0 1 2 3 तो नहीं है। तो बेटा ये हमारे पास इवन नंबर का सेट है, किसका है, इवन नंबर का। देखें 2 के टेबल में आ रहे हैं तमाम के तमाम एलिमेंट्स, 0 2 4 भी और -2 भी और -4 भी, ठीक है। अच्छा हम कोई बच्चा यूं भी कह सकता है, सवाल कर सकता है कि सर 0 तो आता ही नहीं है 2 के टेबल में, तो आपने किस तरीके से इसे कह दिया। तो बेटा देखें आप जब भी इसको लिखेंगे 2 4 6 8 10, तो 10 के लास्ट में 0 आ रहा है, तो इससे पहले 2 से पहले आप आ जाएं, 4 से पहले 4 में से 2 माइनस करें, 4 में से 2 माइनस करेंगे बेटा 2 आएगा, फिर 2 में से फिर -2 करें 0 आएगा, और फिर 0 में से 2 माइनस करें -2 आएगा। तो इस तरीके से 0 भी हमारे पास इवन नंबर में आता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे थे हम, तो सेट बिल्डर फॉर्म बेटा हम लिखेंगे डी का सेट हमारे पास आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर। कौन से नंबर बेटा, ये इवन नंबर है, तो हम यहाँ पर कैपिटल ई लिखेंगे, कैपिटल ई लिखेंगे, ठीक है ना, कैपिटल ई, और एंड लिखेंगे। अब इसके बाद हमने बताना है कि ये जो नंबर्स हैं वो इवन नंबर तो हैं, ये तो हमने बता दिया, ताल्लुक बिलोंग्स टू इवन नंबर। एंड अब हमने बताना है कि ये कहाँ से शुरू है कहाँ पर ख़त्म है, तो बेटा थोड़ा सा गैप देंगे, यहाँ से x लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बताएंगे x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4, क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4,
और यहाँ पर 4 पे ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x लेस देन एंड इक्वल टू प्लस का 4। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से देखें x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4, x बड़ा है और बराबर है -4 के। ये जो नंबर्स हैं, मैंने क्या कहा कि जो नंबर्स की हम बात करते हैं उसे हम x कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, x कहते हैं यहाँ पर जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स आते हैं उन्हें, या y कहते हैं या z कहते हैं, जो भी आप एलिमेंट चूज करेंगे अल्फाबेट वही लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मतलब जो नंबर है वो -4 से बड़े भी हैं और -4 के बराबर भी हैं। देखिए -4 से बड़े हैं ये, और -4 के बराबर मतलब -4 भी इंक्लूड होगा इसमें। तो हम बेटा इसका एंड कहाँ पर कर रहे हैं, x लेस देन एंड इक्वल टू 4 मतलब जो नंबर्स हैं वो 4 प्लस वाले 4 से छोटे भी हैं और प्लस वाले 4 के बराबर भी हैं। तो ये नंबर्स प्लस वाले 4 से छोटे भी हैं और प्लस वाले 4 के बराबर भी हैं। तो ये आपकी बात सेट बिल्डर फॉर्म में कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। इसी तरीके से हम बात करते हैं पार्ट 5 की। बेटा ई का सेट हमें मिला हुआ है, तो बेटा ई के सेट में हमने क्या बताना है, ये क्या चीज़ है, ये 1 4 9 16 25, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, कौन सा सेट है। तो बेटा यहाँ पर देखो, हाँ देखें ये है 1 4 9 16 25, कोई सीक्वेंस नहीं बन रही कि इसमें कितना गैप और यहाँ कितना गैप है। तो आप यहाँ पर देखें ये स्क्वायर बन रहे हैं, हमारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। किसके, ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। क्या बेटा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 24 और 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। तो बेटा हमारे पास क्या है कि ये शुरू के जो 5 नेचुरल नंबर्स हैं उनका ये स्क्वायर है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि x जेड एक्स इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, x सच दैट x, ठीक है, देखें थोड़ी ब्राइटनेस तेज हो गई मेरे ख्याल में, इसको थोड़ा इस तरीके से लिखूँ मैं, x सच दैट x, ठीक है, इज द स्क्वायर ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, इज द स्क्वायर ऑफ, यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5, शुरू के 5 है बेटा 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर है बेटा, ये 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स हैं, ये उनके स्क्वायर लिखे हुए हैं। ठीक है ना बेटा, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। के लिए हमने क्या बताया कि x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। जो शुरू के 5 नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 5 द 25। ठीक हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। f का सेट है -1 -3 -5 -7 एंड इन्फिनिटी तक ये चल रहा है। ठीक है बेटा, तो ये कौन से नंबर है, 1 3 5 7 9 11 13 ओड नंबर्स हैं। कौन से बेटा, ये ओड नंबर्स हैं। f इक्वल, देखें ओड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, या 2 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच जाएगा, यानी 1 रह जाएगा। ठीक है, तो वो ओड नंबर होते हैं जिसमें 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ जाए। तो बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x सच दैट x, ठीक है, बिलोंग्स टू, किस तरीके से करें, कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म, ये तो पता नहीं कि खत्म कहाँ पर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी हम एक थोड़ा सा सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में, द इज नेगेटिव ओड इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर ये ओड है लेकिन इंटीजर इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि बेटा प्लस और माइनस दोनों में आ रहे हैं, तो यहाँ पर जस्ट माइनस की बात हो रही है तो हम यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे। क्योंकि मैंने जब आपको स्टार्ट में, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, आपको मैंने ओड नंबर्स बताए थे, तो मैंने आपको प्लस माइनस दोनों में बताए थे। ठीक है, तो ये हमारे पास सिर्फ माइनस वाले हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज नेगेटिव ओड, क्योंकि माइनस की साइन है सब में, तो यहाँ लिखेंगे नेगेटिव ओड इंटीजर्स, नेगेटिव ओड इंटीजर्स। ठीक है बेटा, तो ये नेगेटिव ऑड इंटीजर्स हैं आपके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट, मतलब नल सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, हमने 5 बेटा मिसालें देनी है नल सेट की, खाली सेट की, एम्प्टी सेट की, लेकिन हमें यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि आपने कौन सी फॉर्म में देनी है, आया टेबुलर फॉर्म में देनी है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम किस में दें, तो बेटा हम किसी भी उसमें फॉर्म के अंदर हम दे सकते हैं, क्वेश्चन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पर अगर मैं अपनी तरफ से जवाब लिखवा दूंगा तो बच्चे कहेंगे कि सर ये तो हमारे बुक के जवाब में तो है नहीं। तो बेटा मैं ऐसा करता हूँ, जो बुक के अंदर हमारे पास आंसर हैं मैं वही आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ 5 के 5, और उन्हें मैं अच्छी तरीके से आपको समझा भी देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इनके अलावा भी यहाँ पर सेट लिख सकता हूँ। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि एक्स सच दैट एक्स इज द इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिफोर ए। ठीक है, कि हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट वो वाले लिखें जो ए से पहले आते हैं। तो बेटा ए से पहले तो कोई आता नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ए से पहले कोई हमें लेटर नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैं आपको दूसरी मिसाल दे सकता हूँ कि क्या होगा, हाँ, कि आप सोलर कैलेंडर के मंथ के नाम लिखें जो के से स्टार्ट होते हैं।
अब बेटा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बेटा यहाँ पर कोई सा भी के से स्टार्ट नहीं होता, तो ये भी आपका एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी मिसालें हैं जो हम लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही लिखवा देता हूँ जो आपकी बुक में है, ताकि आप लोग जब भी अपने स्कूल में लिखेंगे, काम को बेटा फेयर करेंगे, तो आप बुक के पीछे देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, अक्सर बच्चों की आदत होती है वो पीछे देखते हैं लाजमी कि हमारे पास क्या है, तो बेटा मैं आपको कोशिश करता हूँ कि वही वाले लिखवा कर समझा देता हूँ। तो बेटा आपका तीसरे का जो फर्स्ट है आपका जो बुक में लिखा हुआ है एम्प्टी सेट, वो है ए बी सी डी, इस तरीके से लेकर चलते हैं। तो बेटा हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। कौन सा नंबर बेटा? होल नंबर जो 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, होल नंबर एंड एक्स, ठीक है, लेस देन 0, एक्स लेस देन 0। बट यहाँ पर ये आपका एक जवाब है, ये एक एम्प्टी सेट है। क्या है? ये पूरा एक खाली सेट है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। किस तरीके से? देखिए बात क्या हो रही है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। जिन नंबर्स की बात कर रहे हैं वो किससे ताल्लुक रखते हैं? होल नंबर से उनका ताल्लुक है। एंड अब आगे क्या बताएंगे, एक्स लेस देन 0, मतलब 0 से छोटे ऐसे नंबर लिखो जो होल नंबर से ताल्लुक रखते हो। तो बेटा 0 से छोटा तो कोई नंबर होता ही नहीं है होल नंबर्स के अंदर। हाँ, इंटीजर्स में तो होता है, लेकिन होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होते हैं। तो हम कैसे कहते हैं कि x लेस देन 0, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये एक एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक हो गया बेटा। इसी तरीके से बेटा हम इसका सेकंड लिखते हैं। सेकंड इसका आंसर है हमारे पास बुक में बी, चलो ये भी इन्होंने ए का सेट लिया हुआ है, यहाँ पर ए लिखते हैं। कहते हैं कि सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट, सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज, इन गर्ल्स कॉलेज। ठीक है बेटा। अब कहता है कि सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट, मतलब मेल स्टूडेंट बॉयज स्टूडेंट का एक सेट है इन गर्ल्स कॉलेज। तो बेटा आपको पता है कि गर्ल्स कॉलेज में तो बॉयज का एडमिशन हो ही नहीं सकता, गर्ल्स कॉलेज में सिर्फ गर्ल्स ही होती हैं। तो यह एक एम्प्टी सेट है कि सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन गर्ल्स कॉलेज, नामुमकिन सी बातें हो ही नहीं सकता कि गर्ल्स कॉलेज में बॉयज स्टूडेंट हो। तो बेटा ये आपका एक एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये आपका सेकंड है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। और बेटा आपका तीसरा जो आंसर आएगा इसका, वो हमारे पास है कि एक्स सच दैट एक्स, ए का सेट बनाते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किससे ताल्लुक है? नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, कैपिटल एन लिखा हमने। और आगे हमारे पास क्या कहता है कि 2x + 1, क्या है? 2x + 1 इक्वल टू 2x + 1 इक्वल 2। ठीक हो गया बेटा। अब ये आपका तीसरी जो है ना वो एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट की। किस तरह लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल, जो नंबर्स हैं उनका ताल्लुक किससे है? नेचुरल नंबर के साथ। और आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। एंड 2x + 1 इक्वल टू 2x + 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर जो x का ताल्लुक किससे था? नेचुरल नंबर्स के साथ था। अब x की जगह आप ऐसा नेचुरल नंबर लगाएं, ठीक है, ताकि हम इस सेट को सॉल्व करें और वो 2 के बराबर आ जाए। तो बेटा यहाँ पर हम ऐसा कोई सा भी नेचुरल नंबर लगाएं कि उसे हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 में ऐड करें, जवाब बराबर आ जाए 2 के। तो बेटा कोई सा भी नेचुरल नंबर, हम सबसे छोटा नेचुरल नंबर एक 1 लेते हैं। 1 एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पर अगर x की जगह 1 लिखें मल्टीप्लाई में, तो 2 1 2, 2 को फिर 1 से 1 में प्लस करें तो 3 हो जाएगा। 3 बराबर 2 के नहीं आ रहा। चलें इसका एक और तरीका वो आपको मैं रफ में करके दिखाता हूँ। देखें ये जो वैल्यू है इसे हम यहाँ लिखते हैं 2x + 1 इक्वल 2 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू को मालूम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 2x इक्वल 2 - 1, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या जाएगा, x 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, और ये 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखें x बराबर आ गया 1/2 के, और 1/2 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, और 0.5। ठीक है, तो 0.5 या 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये आपका एक एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है। अच्छा बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह करे ये बारिशें जो है ना ख़त्म हो जाए। बारिशों का सिलसिला बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है लोगों का, और बहुत ज़्यादा सैलाब वाली कंडीशन है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सागर में भी, और बेसिकली जहाँ मैं टंडौदा में रहता हूँ, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, और हैदराबाद, कराची, मीरपुर खास, सागर और हर जगह बारिशों का सिलसिला जारी है। आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना ये इस अपने बारिश वाले आदाब को हटा दें, क्योंकि एक अल्लाह की तरफ से एक आदाब ही है, क्योंकि बारिशें नहीं रुक रही। वही 2011 वाला जो एक हिसाब था, सिलसिला था बारिशों का, वो वापस स्टार्ट हो चुका है। उसी तरीके से लग रहा है। आप सब दुआ ज़रूर कीजिएगा। लेकिन हम तो अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, और हमारे पक्के मकानात हैं। जो लोग बेचारे देहात में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, विलेजेस में, उनका बहुत ज़्यादा जो है ना बुरा हाल है। उनके घर जो है ना सारे पानी में डूब चुके हैं। आप सब उनके लिए भी स्पेशली दुआ कीजिएगा। और बलूचिस्तान के जो हमारे भाई हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे। आप सब उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सब पर अपना रहम फरमाए। अच्छा ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इसका जो पार्ट 4 है, हमने 5 एग्जाम्पल्स देनी है। तो बेटा इसकी 4th एग्जाम्पल हमारे पास बुक में जो मौजूद है
वो है एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या है? इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल -1, एक्स स्क्वायर इक्वल -1। बेटा ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसको कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 है, यानी एक्स का ताल्लुक है रियल नंबर के साथ और हमें ये कंडीशन दी गई है। अब इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर -1 को, इसको भी रफ में सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर -1, ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर -1। अब स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड, इधर भी और यहाँ भी, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, एक्स इक्वल प्लस माइनस रेडिकल -1 होता है आयोटा के बराबर, ठीक है। तो प्लस माइनस आयोटा मुझे इसका आंसर मिला है एक्स का, और यहाँ कहता है कि एक्स बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, लेकिन बेटा जो आयोटा है ना ये कभी भी रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक इमेजरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा आता है लेकिन रियल नंबर में नहीं आता, तो ये इसके साथ ताल्लुक नहीं बनता इसका, तो इसलिए ये एक एम्प्टी सेट, खाली सेट कहलाएगा। इसकी बेटा 5वीं मिसाल है, 5th एग्जाम्पल है बेटा। यहाँ पर हमें बताया गया है कि सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट, सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है बेटा। आप बताएं कि हमारे पास वुमेन प्रेसिडेंट वो कौन सी थी पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक था। आपके जहन में आया होगा बेनज़ीर साहिबा, ठीक है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा। बेटा वो पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म बनी थी, जो खातून थी। हमारे पास वुमेन कोई सी भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तारीख में नहीं गुजरी। आप चाहे इंटरनेट पर चेक कर लीजिएगा, अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा, अपने बड़ों से पूछ लीजिएगा कि हमारी पाकिस्तान की तारीख में कोई सी भी एक लेडी ऐसी नहीं गुजरी है जो प्रेसिडेंट हो, जिन्हें सदर का ओहदा मिला हो, ठीक है ना बेटा। जो बेनज़ीर थी वो वज़ीर आज़म थी, प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। तो ये एक एम्प्टी सेट कहलाएगा क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट आज तक नहीं बनी, ठीक है बेटा। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। 5 एग्जाम्पल थी, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, अपनी तरफ से फुल कोशिश की कि अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। अब इसका करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, कि आया ये फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट्स हैं। तो बेटा आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, ठीक है, एशिया की कंट्रीज कितनी है, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। अच्छा, फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है, कौन से सेट होते हैं? फाइनाइट बेटा वो सेट होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल जो होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो फाइनाइट सेट होते हैं। और जिन सेट्स को हम ना गिन सकें, अनकाउंटेबल हों, वो होते हैं इनफाइनाइट सेट। जिस तरीके से मैं कहूँ कि एक बकरी के बॉडी पर जितने भी बाल हैं, ठीक है, ये आपके सर के बाल हैं, आप बेटा नहीं गिन सकते कि 1 करोड़ है या 2 करोड़ है या 5 लाख या 10 लाख हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। और इसी के मैं कहूँ आसमान पर तारे कितने हैं, तो आप उसको नहीं काउंट कर सकते, अनकाउंटेबल हैं, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपके स्कूल में कितने बॉयज़ हैं, या आपके स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं, या आपके स्कूल में मैथ पढ़ाने वाले कितने टीचर्स हैं, तो ये जो मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई हैं आप इन्हें गिन सकते हैं, ठीक है। ये काउंटेबल हैं कि कितने बॉयज़ हैं या फिर कितनी गर्ल्स हैं या फिर कितने टीचर्स हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, तो बेटा ये हो जाएंगे फाइनाइट सेट, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, मतलब एशिया में कितनी कंट्रीज हैं। तो बेटा आप किस तरह गिनेंगे, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, बेटा इस तरीके से, मतलब। लेकिन अगर हम नहीं गिन सकते, हमें नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने सर्वे किया हुआ है, जिन डिपार्टमेंट्स ने सर्वे किया हुआ, उन्हें पता है कि एशिया में कितनी कंट्रीज है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बेटा ये काउंटेबल है, मतलब एशिया में कितनी कंट्रीज हैं वो हम गिन सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट। कौन सा सेट होगा बेटा, ये फाइनाइट सेट, ठीक है बेटा। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास इसका पार्ट है, सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, के सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, के कौन कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। तो बेटा अगर हम नहीं गिन सकते हैं, लेकिन मतलब जो डिपार्टमेंट्स हैं मेडिकल के, उन्हें पता है कि पूरी दुनिया में कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान में कितनी है और दूसरे ममालिक में कितनी है, तो सबको हम काउंट कर सकते हैं। मैं नहीं गिन सकता, आप नहीं गिन सकते, लेकिन इसे डिपार्टमेंट जो होते हैं, जिस तरह से मर्दमशुमारी होती है, पूरे पाकिस्तान में काउंट किए जाते हैं भी कितने लोग हैं जिनका एनआईसी है, तो वो भी एक तरीका है ना, उसको हर घर पर जाकर डोर टू डोर पूछते हैं भी आपके घर में कितने अफराद हैं जो शनाख्ती कार्ड के हामिल हैं, जिन्हें शनाख्ती कार्ड मिल चुका है, 18 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है। तो बेटा इस तरीके से पूरी दुनिया में कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी काउंट की जा सकती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, फाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है, फाइनाइट। और तीसरा बेटा इसका पार्ट हमारे पास है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9, ठीक है। रियल नंबर बताने हैं टोटल 6 और 9 के दरमियान में। तो बेटा रियल नंबर 6 और 9 के दरमियान में तो बहुत सारे आएंगे, क्योंकि रेशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे, और पॉइंट के फर्क से मतलब बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते। हालांकि 6 और 9 के दरमियान में कितने आएंगे, 7, 8,
ठीक है 2, लेकिन 6 और 9 के दरमियान में जो हम देखेंगे रियल नंबर वो बहुत सारे होंगे, उन्हें हम नहीं गिन सकते। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइट है। क्या है बेटा? ये इनफाइनाइट होगा। और इसका पार्ट 4 है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स तो बेटा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इसे के सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है जो कि फर्स्ट है 2, 3, 5, 7। जो 2 है वो एक इवन है, इसे गिन सकते हैं क्योंकि एक ही एलिमेंट है, बाकी सारे के सारे ओड होते हैं, प्राइम नंबर एक ही इवन होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारा फाइनाइट सेट है। ठीक है बेटा, पांचवा पार्ट, लास्ट पार्ट इसका, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स लेस देन 5। सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स लेस देन 5। 5 से छोटे ओड नंबर्स कितने होते हैं? 5 से छोटे 3, 1, -1, -3, -5, -7 तो बहुत सारे हो जाएंगे, नहीं गिन सकते। अगर यहाँ पर सवाल होता है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ओड नंबर्स लेस देन 5, पॉजिटिव की बात होती तो हम कह सकते हैं 5 से छोटे 2 ही पॉजिटिव ओड नंबर होते हैं, 1 और 3। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओड नंबर्स पूछे गए हैं, तो बेटा ओड नंबर तो बहुत सारे हैं। 5 से पीछे आ जाए 3, फिर 1, फिर -1, फिर -3, -5, -7, इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाएंगे बहुत सारे, तो इन्हें हम नहीं गिन सकते। तो यहाँ पर बेटा हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा? इनफाइनाइट कहलाएगा। ठीक है, आपके 4 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन इक्विवेलेंट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बेटा कहता है कि आपने इक्विवेलेंट सेट भी लिखना है, इम्प्रॉपर सबसेट भी लिखना है और 3 प्रॉपर सबसेट भी आपने बनाने हैं जो आपको दिए गए हैं सेट्स। बेटा 5वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, पी इसका नाम दिया हुआ है और ये है वॉवल्स, A, E, I, O, U ये वॉवल्स होते हैं, आपको पता है, और बाकी जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो बेटा यहाँ पर ये जो 5 एलिमेंट हैं, ठीक है, यहाँ पर कहता है कि आपने एन इक्विवेलेंट सेट लिखना है। तो बेटा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट हमारे पास ये होता है कि मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर, कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सेट है ए का, इसमें लिखा हुआ है A, B और C। ठीक है, अब मुझे इसका इक्विवेलेंट सेट ढूंढना है कि इसका इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो बेटा इक्विवेलेंट सेट वो होता है कि जिसकी एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो। ठीक है ना, कोई से भी 2 सेट हैं, अगर उनके एलिमेंट्स की तादाद बराबर है तो वो कहलाता है कि इक्विवेलेंट। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक B का सेट में लिखता हूँ 1, 2, 3। तो बेटा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3। दोनों की एलिमेंट्स की तादाद बराबर है, तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ए और बी आपस में इक्विवेलेंट सेट है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? ए इक्विवेलेंट बी। ये इस तरीके से एक जैसा अलिफ मद्दा होता है, एक मद जैसा ये निशान आएगा इक्विवेलेंट का, ए इक्विवेलेंट बी कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि तादाद बराबर हो गई। ठीक है, और इसी तरीके से इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट बेटा वो होता है कि आपके पास जो भी 2 सेट हैं जिनकी बात हो रही है, पहले वाले सेट के एलिमेंट्स दूसरे में आए और दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स पहले में आए। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेट है ए का, उसमें लिखा हुआ है 1 और 2। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास एक सेट है सी का, उसमें भी लिखा हुआ है 1 और 2। ठीक है, एलिमेंट्स की अरेंज का कोई मसला नहीं होता, शुरू में लिख दो या बाद में लिख दो, लेकिन एलिमेंट्स वही सेम होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं। देखो ये वाले एलिमेंट उसमें आते हैं 1 और 2, उस एलिमेंट उस सेट में आ रहे हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स ए वाले सी वाले सेट के एलिमेंट्स में आ रहे हैं 1 और 2, और सी वाले भी ए में आ रहे हैं। सी के एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, वो भी ए वाले में मौजूद है 1, 2। तो इसे हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। इसका दूसरा नाम होता है इक्वल सेट। दूसरा नाम क्या होता है बेटा? इक्वल सेट। मतलब तादाद भी सेम हो और उनकी फेसेस भी सेम होने चाहिए, मतलब एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन वो एलिमेंट भी सेम हो, उससे हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, 2 चीजें क्लियर होगी। इक्वल सेट में तादाद देखनी होती है कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, और इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर क्या होना चाहिए? क्वांटिटी भी सेम हो और उनकी एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तीसरी बात है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? देखिए बेटा, मिसाल तो मेरे पास एक सेट है कि ये मेरा सेट है ए का। ठीक है, ए का क्या सेट है? 1 और 2। ठीक है, क्या एलिमेंट है? 2, 1, 2। कोई मुझे कहे कि इसका आप प्रॉपर सबसेट बनाएं, इसका प्रॉपर सबसेट एक बनाएं। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर एक सेट बनाता हूँ डी का, और उसमें मैं लिख देता हूँ सिर्फ 2, सिर्फ क्या लिख देता हूँ? 2, तो मैं कह सकता हूँ कि डी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि डी क्या है? प्रॉपर सबसेट है किसका? ए का। क्यों है? उसकी वजह क्या है बेटा? उसकी वजह यह है कि मैं कहता हूं कि डी क्या है? प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट की निशानी है कि मैं कहता हूं डी प्रॉपर सबसेट है ए का। तो मैं देखूंगा जो फर्स्ट में हमारे पास सेट यूज हो रहा है वो क्या है? डी है। अब डी के जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो सारे के सारे दूसरे एलिमेंट में आए, जिसका हम इसको डी को कहते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है। किसका कह रहे हैं? डी प्रॉपर सबसेट है ए का ना। तो अब यहाँ पर डी के जो एलिमेंट है ना बेटा, वो ए में आने चाहिए। डी के अंदर कितने एलिमेंट है? क्या है? 2 है, और 2 वो उसमें आता है। और दूसरे सेट का कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, मतलब दोनों की तादाद बराबर नहीं होनी चाहिए, कि डी इज नॉट इक्वल टू ए। क्वांटिटी दोनों की सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास हो ए, बी और सी, कोई कहे इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा, तो मैं इसका प्रॉपर सबसेट बना सकता हूँ सी, क्योंकि सी तो उसमें आ रहा है ना, और उसका एक एलिमेंट ज्यादा भी, मतलब तादाद दोनों की क्वांटिटी में सेम नहीं है। ठीक है,
अब चलते हैं सवाल की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का PAEIOU। तो बेटा यहाँ पर हम इसका पहले तो इक्विवेलेंट सेट लिख लेते हैं। क्या इक्विवेलेंट सेट, इसका इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट इसका हम लिख सकते हैं ए नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं बेटा? ए का नाम दे देते हैं। और इक्विवेलेंट सेट में हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। मैंने क्या कहा? इक्विवेलेंट सेट में हम जस्ट क्वांटिटी चेक करते हैं कि तादाद सेम होनी चाहिए। बेटा कितने एलिमेंट है यहाँ पर? ए के सेट में 5 हैं और बी के सेट में भी कितने हैं? 5 हैं। तो ये कह सकते हैं कि ए इक्विवेलेंट क्या होगा? पी के, या पी इक्विवेलेंट ए के, दोनों की तादाद सेम हो गई। ठीक है, एक बात हमने ये ढूंढ लिया। सेकंड कहता है कि इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट आपने मालूम करना है। तो बेटा इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट यही होगा जो इसके एलिमेंट है वही आपने यहाँ पर लिख देने हैं। जो इसके एलिमेंट है ना वही आपने यहाँ पर लिख देने हैं। हर सेट अपने आप का खुद का इटसेल्फ का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा 1 2 3। तो अगर मुझे पी का इम्प्रॉपर सबसेट अगर मालूम करना है तो बेटा पी का इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? एज इट इज ये सेम ही होगा। ये क्या होगा बेटा? सेम ही होगा इम्प्रॉपर सबसेट AEIOU। ठीक है ना। इम्प्रॉपर सबसेट बेटा मिसाल के तौर पे हम उसे इक्वल सेट भी कह सकते हैं इम्प्रॉपर सबसेट को। ठीक है, मतलब हर सेट अपने आप का क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इसी तरीके से तीसरी बात पूछी गई कि एंड 3 प्रॉपर सबसेट आपने लिखने हैं। जो भी हमें सेट दिए गए हैं, जैसे कि हमें ये फर्स्ट पार्ट दिया गया है, इस सेट के हमने बेटा 3 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। इसके 3 प्रॉपर सबसेट क्या होंगे बेटा? अगर मैं इसका फर्स्ट प्रॉपर सबसेट लिखता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं 3 प्रॉपर सबसेट्स आर, प्रॉपर सबसेट्स आर। ठीक है, 3 प्रॉपर सबसेट हमने मालूम करने हैं इस सेट के, पी वाले सेट के। तो बेटा इसके हमने एलिमेंट्स को कम कर देना है। ठीक है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उसमें से कितने भी एलिमेंट्स लिखें, 1 लिखें 2 लिखें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर मैं बुक वाली बात करूं तो मैं बुक वाले भी लिख सकता हूं, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं एलिमेंट्स को कम करके। तो बेटा बुक में आपके पास पहला एलिमेंट है, यानी पहला सेट है ए और आई, ए और आई। ठीक है, अब देखें ए और आई किस तरीके से उसके प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। चलो मैं तीनों लिख देता हूं। और दूसरा हमारे पास है बेटा ई और यू, ई और यू। एंड थर्ड बेटा हमारे पास है आई ओ, आई और ओ। ठीक है बेटा। अच्छा, इन ये प्रॉपर सबसेट कब होता है? कि जो प्रॉपर सबसेट हम कहते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है पी का, ये भी प्रॉपर सबसेट है पी का, और ये वाला सेट भी प्रॉपर सबसेट है पी का। क्यों है, किस वजह से है, उसकी बेटा मालूम जो हमने किया है ये प्रॉपर सबसेट, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं कि ये जो एलिमेंट्स है ना ये उसमें मौजूद होने चाहिए, जिसके हम इसको प्रॉपर सबसेट कह रहे हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है पी का। तो ये वाले दोनों एलिमेंट पी में आने चाहिए। देखें ए और आई, ये ए और आई इसमें मौजूद हैं, ये रहा ए और ये रहा आई। ठीक है, तो ये कहलाएगा उसका प्रॉपर सबसेट। कब? जब इन दोनों की तादाद सेम नहीं होगी, एलिमेंट्स की तादाद सेम नहीं होगी। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 हैं, और उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, तो ये वाले उसमें आए एलिमेंट्स और उसकी तादाद ज्यादा हो। ठीक है, इसकी बात करते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है पी का। ई और यू उसमें आता है, ई भी आता है, यू भी आता है, लेकिन इनकी तादाद सेम नहीं है, तादाद ज्यादा है उसकी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कहते हैं ये प्रॉपर सबसेट है पी का, तो आई और ओ ये दोनों एलिमेंट उस पी में आने चाहिए। आई और ओ दोनों आ रहे हैं और उस वाले सेट की तादाद एलिमेंट्स की ज्यादा है, तो हम इसे कहेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है पी का। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। अच्छा बेटा ये क्या था? ये इम्प्रॉपर सबसेट था, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है बेटा यहाँ पर हमारे पास कि क्यू का सेट हमें मिला हुआ है एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 एंड एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पर बताएंगे कि इसका प्रॉपर सबसेट क्या है और इक्विवेलेंट सेट क्या है और इसका 3 प्रॉपर सबसेट कौन से हैं। तो बेटा हम यहाँ पर सबसे पहले इसको चेंज करेंगे टेबुलर फॉर्म में। कभी भी आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में कोई सा भी सवाल आ जाएगा तो आपने उसे पहले टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है, ताकि हमें पता चले कि एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास आ रहे हैं। तो बेटा क्यू के सेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एक्स बड़ा है और बराबर है -2 से, तो बेटा -2 हमें लिखना होगा क्योंकि इक्वल का साइन आ चुका है। तो -2 से बड़े हैं और एक्स लेस देन इक्वल टू 2 +2 से छोटे हैं, तो -2 से बड़ा आ जाएगा बेटा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1 और 1 से बड़ा क्या है? 2 है। ठीक है, 2 इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल का साइन है। अभी आपके पास 5 एलिमेंट आ चुके हैं। कितने एलिमेंट है बेटा? ये 5 एलिमेंट है, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब हम ये हमारा सवाल है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, इसे हमने चेंज कर लिया टेबुलर फॉर्म के अंदर। अब हमने बेटा इसका इक्विवेलेंट सेट बताना है। क्या बताना है? इक्विवेलेंट सेट। आप कोई सा भी सेट बना लें, उसके 5 एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है ना, मैं अगर बनाता हूं इक्विवेलेंट सेट, मैं लिखता हूं यहां पर इक्विवेलेंट
सेट ऑफ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ ए बी सी डी और ई। देखिए इसमें 5 एलिमेंट हैं और इस सवाल के अंदर भी कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्यू इक्विवेलेंट सेट, ये वाला सेट क्या है, इक्विवेलेंट है क्यू का। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था कि ये इक्विवेलेंट है, मतलब ये जो ए का सेट है ना बेटा, ये इक्विवेलेंट है किसका, पी का। ठीक है, और यहाँ पर आपकी बुक में मिस्टेक भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर में, क्वेश्चन नंबर 5 के आपके पास बुक में मिस्टेक है, वहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर ये वाला सेट लिखा हुआ है, दोनों में, फर्स्ट पार्ट के अंदर भी सेकंड पार्ट के अंदर भी इम्प्रॉपर सबसेट में ये लिखा है, लेकिन सेकंड पार्ट में तो ये सही है, सेकंड पार्ट में यही आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर सेट अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन यहाँ पर बुक के अंदर इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर भी यही लिखा हुआ -2 -1 0 1 2, तो वो रॉन्ग है, वहाँ पर ए ई आई ओ यू ही आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि हर सेट अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पर हम इम्प्रॉपर सबसेट ढूंढ लेते हैं इसका क्यू का, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। क्यू का इम्प्रॉपर सबसेट बेटा क्या होगा, यही होगा जो सवाल है, जो सवाल है वही इसका आंसर होगा इम्प्रॉपर सबसेट का, -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है बेटा, और इसी तरीके से अब हम इसका मालूम करेंगे, 3 प्रॉपर सबसेट भी हमने मालूम करने हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ क्यू। ठीक है, या लिख देते हैं आर, मतलब क्यू के कितने हैं, 3। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, आप कोई से भी एलिमेंट्स 3 ले लें, 4 ले लें, 2 ले लें या फिर 1 ले लें, लेकिन मैं आपको तरीका तो बता रहा हूँ, आप कोई से भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से लिख दूंगा फिर आप लोग कहेंगे कि सर वो बुक के अंदर तो आंसर चेंज आ रहा है और आपने ये वाला बताया है, तो फिर हम भी बुक वाला ही लिख देते हैं ना। अब लकीर के फकीर बनना पड़ेगा, क्योंकि बुक वालों ने जो मैट्रिक की पुरानी किताब थी वहाँ पर नीचे नोट दिया गया होता था कि आप इसके अलावा दूसरे सेट भी बना सकते हैं, लेकिन इस बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ आंसर्स के अंदर, तो मुझे मजबूरी है वही लिखने होंगे जो बुक के अंदर हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है सेट, पहला दिया हुआ है -1 और 0, क्या दिया हुआ है, -1 और 0। सेकंड हमारे पास दिया गया है +1 और +2, +1 और प्लस का 2, और तीसरा हमारे पास दिया गया है 0 और +2, 0 और +2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर -1 और 0 और 2 भी लिख देता और यहाँ पे -2 भी लिख देता, तब भी आपके वो एलिमेंट देखें, मैं यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। मुझे इसका कोई प्रॉपर सबसेट ढूंढना है ना, तो अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ 0 1 और 2, तो बेटे देखिए ये वाला सेट इसका प्रॉपर सबसेट है। किस तरीके से है, ये तीनों एलिमेंट्स इसमें आते हैं, हाँ भी आते हैं, और इन दोनों की तादाद सेम नहीं है एलिमेंट्स की, इसमें 3 और उसमें 5 है। हम कह सकते हैं कि ये वाला सेट क्यू का इम्प्रॉपर सबसेट, क्यू का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इसी तरीके से हम इनको चेक कर लेते हैं कि -1 और 0 इसमें आते हैं, हाँ भी -1 और 0 इसमें आते हैं, और दोनों की तादाद सेम नहीं है, तो बेटा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास देखें -1 और 0 यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाला सेट उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, +1 और +2, +1 और +2 भी उसमें आ रहा है क्यू में, तो ये वाला सेट उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, क्योंकि दोनों की तादाद सेम नहीं है। ठीक है, 0 और +2, 0 और +2 ये वाले एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं क्यू में, और दोनों की तादाद सेम नहीं है एलिमेंट्स की, तो ये वाला सेट भी प्रॉपर सबसेट कहलाएगा क्यू का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है कि आपने सिंगलटन सेट बताना है सेट बिल्डर फॉर्म में। और सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट बेटा होता है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, जैसे 0 एक एलिमेंट है या 5 एक एलिमेंट है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, अ सेट विच हैज ओनली 1 मेंबर इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो बेटा यहाँ पर हम इसका बताएंगे कि 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा हम इसकी लिखते हैं कि एक्स सच दैट एक्स सेट बिल्डर फॉर्म है, तो बेटा ये सिंबल्स में हमें लिखना होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भी बुक वाले ही लिखने होंगे, क्योंकि अभी मैं कोई और नहीं लिख सकता, क्योंकि फिर वो चेंज हो जाएगा और फिर बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर बुक में सेम नहीं आ रहा। एंड ठीक है, एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल 16, एक्स स्क्वायर इक्वल 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखें नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर इक्वल 16। अब यहाँ पर अगर हम इसको मालूम करें, ठीक है, कि आंसर क्या आएगा, ये आपको मैंने एग्जाम्पल लिखकर बता दी कि नेचुरल नंबर के अंदर हमने लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल 16, तो इसको चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल 16 मालूम करते हैं। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ एक्स और प्लस माइनस का प्लस माइनस। 16 का बेटा स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 4 16 होता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक आ गया माइनस का 4 और एक आ गया प्लस का 4। ठीक है,
लेकिन नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो बेटा आप लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। 16 का स्क्वायर रूट 4 आया, प्लस माइनस ये साथ में लगेगा, और मतलब 2 नंबर मिले, हम एक माइनस का 4 मिला और एक प्लस का 4 मिला। नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो सिर्फ हम प्लस वाला लेंगे। कौन सा लेंगे? प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस वाले नंबर नहीं आते। तो इसलिए एक ही हमें एलिमेंट मिला, सिर्फ एक ही एलिमेंट मिला, और मैंने आपको बताया कि जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आता है वो सिंगलटन सेट होता है। तो ये आपकी मतलब बिल्कुल करेक्ट हो गई एग्जाम्पल। ठीक है, इसकी दूसरी एग्जाम्पल बेटा हम ले लेते हैं। एंड सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड थोड़ा सा गेप देते हैं, x ग्रेटर देन -1 एंड x लेस देन +1। ठीक है, अब ये हमारे पास सिंगलटन सेट की एक एग्जांपल है सेट बिल्डर फॉर्म में। किस तरीके से? देखिए बेटा, यहाँ पर कहता है कि x का जो ताल्लुक है ना नंबर्स का, वो इंटीजर्स के साथ है। किसके साथ है? इंटीजर्स के साथ है। और वो कहाँ से कहाँ तक है? एंड उसके बाद बता रहा है कि x ग्रेटर देन -1, जो नंबर है वो -1 से बड़े हैं, एंड x लेस देन 1 और 1 से छोटे हैं। आपको पता है इंटीजर्स के अंदर -1 से बड़ा 0 होता है और 1 से छोटा 0 होता है। ठीक है, तो एक ही हमें एलिमेंट मिल रहा है जो कि 0 है, मतलब ये वाला। ठीक है ना, तो ये आपका सिंगलटन सेट की एग्जाम्पल, ये भी आपकी करेक्ट हो गई। तो आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अच्छा बेटा, एक बात आपसे शेयर करनी थी कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो बेटा उसकी फ़ीस रखी गई है 500 रुपीज़, जो कि बहुत कम फीस रखी गई है। तो बेटा 500 रुपीज़ में आप ग्रुप के अंदर एंटर हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, 9 क्लास के स्टूडेंट्स भी एंड मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स भी। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ का अलग अलग ग्रुप होगा। और बेटा आपकी 500 रुपये फीस है। उसके अंदर आपको तमाम पूरी बुक के नोट्स मिलेंगे और MCQs आपके पास उसके लिए मिलेंगे। ठीक है, और उस ग्रुप में बेटा आपको टेस्ट दिए जाएंगे और मुख्तलिफ टाइप्स के आपके टेस्ट होंगे। आपको एक टास्क दिया जाएगा, वो आपने कंप्लीट करना होगा। और जिस तरीके से एक बाकायदा तैयारी करवाई जाती है, आपको पूरी बुक की तैयारी करवाई जाएगी कि आप इतनी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे इंशाल्लाह कि आप किसी को ट्यूशन भी दे सकते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश है कि आपको एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूं लेक्चर्स के अंदर भी, और जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेटा होंगे उन्हें भी मैं इंशाल्लाह अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा। और आपको जो भी कोई कन्फ्यूजन होगी, कुछ पूछना होगा, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और MCQs होंगे और आपके मुख्तलिफ किस्म के मैं टेस्ट लूँगा। कुछ गेम्स होंगे, वो भी आपके मैथमेटिक्स के गेम्स होंगे, उस पर भी आपको आपके क्वेश्चंस के ज़रिए सिखाया जाएगा। और जितने भी आपके बुक के तमाम नोट्स होंगे वो आपको PDF में आपको मिल जाएंगे। तो बेटा आपको ग्रुप को ज्वाइन किस तरीके से करना है? आपने अपना नाम, ठीक है, और अपनी क्लास कि आप कौन सी क्लास में हैं, 9 में है या मैट्रिक में है, और नाम आपने फादर नेम के साथ लिखना है। आपका फादर नेम भी साथ होना चाहिए। ठीक है, और आपका सिटी कि सिटी कौन सा है। ठीक है, और बस ये आपने 4 चीज़ें हमें बतानी है, नाम, क्लास, फादर नेम और सिटी। ये आपने 4 चीज़ें, मेरा जो नंबर आपको भी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस नंबर पर आपने मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, और फिर उसके बाद आपको उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवा दिया जाएगा। उसकी 500 रुपीज़ बेटा फ़ीस है, जो कि बहुत कम है आजकल के एतबार से। और ये आपको पूरे साल में एक ही दफ़ा पे करनी है, बार बार नहीं ली जाएगी मंथली। ये आपको पूरे सेशन में एक ही दफ़ा पे करनी होगी। ठीक है बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने पावर सेट बनाने हैं, जो आपको सेट दिए गए हैं। बेटा पहला पार्ट है, ए सेट मिला हुआ है 5, 10, 15। इस सेट का आपने पावर सेट मालूम करना है, पावर सेट लिखना है। बेटा पावर सेट किस तरीके से लिखते हैं? हम यहाँ पर लिखेंगे P ऑफ A यानी पावर सेट ऑफ A। ठीक है, इसके हम सबसेट मालूम करेंगे जिस तरह हम 8 क्लास में सबसेट मालूम करते थे। तो बेटा जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबसे पहले आप उन्हें लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? आपको जब भी सबसेट बनाने होंगे या पावर सेट आपने लिखने होंगे, सबसे पहले आप उसका नल सेट बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? सबसे पहले नल सेट। पहले मैं एक करली बनाता हूँ, करली ब्रैकेट बनाया, या इसे हम ब्रेसेस भी कहते हैं। और इसके बाद बेटा मुझे एक नल सेट बनाना है। क्या बनाना है? नल सेट। नल सेट मस्ट है, नल सेट नहीं बनाएंगे तो हमारे सेट पूरे नहीं होंगे। ठीक है ना, पावर सेट जब भी बनाएंगे या फिर हम जब सबसेट बनाएंगे तो सबसे पहले बेटा हमने नल सेट लाजमी बनाना है। उसके बाद हम सिंगलटन सेट बनाएंगे, मतलब सिंगल एलिमेंट लिखेंगे जितने भी हमारे पास सेट में दिए गए होंगे। अब एक एलिमेंट हमारे पास क्या है? 5। फिर उसके बाद सिंगल में बेटा हम लिखेंगे 10, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 15। ठीक है बेटा, ये आपने सिंगल में लिख लिया। इसके बाद आपने क्या करना है? अब आपने डबल में लिखना है, मतलब पहले एलिमेंट के साथ बाकी तमाम एलिमेंट्स को लिखना है 1 बाय 1। पहले 5 के साथ हम 10 लिखेंगे। पहले हम 5 के साथ किसे लिखेंगे बेटा? 10 को लिखेंगे। फिर वापस हम 5 के साथ किसको लिखेंगे? 15 को लिखेंगे। 5 के साथ 10 लिख दिया, अब 5 के साथ लिखेंगे 15। फिर 5 के साथ दोनों लिख दिया, 5 को हम 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 10 के साथ, मतलब सेकंड एलिमेंट के साथ आगे जितने भी उन्हें लिखेंगे। 10 के साथ कौन कौन आ रहा है डबल में? 10 के साथ सिर्फ 15 आ रहा है। तो ये यहाँ तक डबल में खत्म हो गए।
आगे और नहीं है वरना हम और भी लिखते, ठीक है। अब हम ट्रिपल में लिखेंगे 5, 10, 15। अब हम इन तीनों को लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, 10 एंड 15, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर लास्ट में कर्ली ब्रैकेट वापस क्लोज कर देंगे क्योंकि ये पावर सेट है। एक हमारे पास कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट में होगा और एक लास्ट में होगा सबसेट बनाने के बाद, ठीक है। अब हम इन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे ये पूरे हो गए, सही है या गलत है। यहाँ तक आपका आंसर तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप रफ करके देख सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, मतलब n से मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब तादाद, एलिमेंट्स की तादाद सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, तो n की जगह क्या आ जाएगा बेटा 3, ठीक है। अब आप 2 की पावर 3 मालूम करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 3 टाइम हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये बेस है, एक्सपोनेंट है, और 2 टू द 4, 4 टू द 8, मतलब ये हमारे पास 8 सेट होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 हो गया बेटा। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और इसका सेकंड पार्ट बेटा हमारे पास है, तो बेटा इसका पार्ट 2 है। सेट बी मिला हुआ है x सच x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x ग्रेटर देन -1 एंड x लेस देन 4। तो बेटा यहाँ पर पहले सेट बिल्डर फॉर्म से हमें टेबुलर फॉर्म में चेंज करना होगा। सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में इसे चेंज करेंगे। ये सेट ऑफ इंटीजर हैं, x ग्रेटर देन -1 से बड़े, -1 से बड़े क्या होंगे बेटा हमारे पास, एक तो आ जाएगा हमारे पास 0 और एक आ जाएगा 1, एक आ जाएगा 2, एक आ जाएगा 3, और यहाँ पर कहता है x लेस देन 4, 4 से छोटे। तो देखेंगे 4 से छोटे नंबर हो गए और -1 से बड़े इंटीजर हो गए, तो ये आपका सेट बनेगा टेबुलर फॉर्म में b का, ठीक है। अब हमें इसके पावर सेट मालूम करने हैं, वही सेम तरीका हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पावर ऑफ b, पावर ऑफ सेट b इक्वल कर्ली ब्रैकेट देंगे। सबसे पहले बेटा क्या बनाएंगे, एक नल सेट बनाएंगे, ये नहीं भूलना नल सेट लाजमी बनाना है। इसके बाद हम सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखेंगे। पहले आ जाएगा हमारे पास 0, फिर आ जाएगा 1, ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास 2, फिर आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। और इसके बाद बेटा हम 0, 1, 2, 3 सिंगल में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ बाकी इस तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे डबल में, मतलब 0 के साथ 1 लिखेंगे, फिर 0 के साथ 2, फिर 0 के साथ 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें 0 के साथ पहले 1 लिखा, फिर 0 के साथ लिखेंगे 2, फिर 0 के साथ लिखेंगे हम 3, ठीक है। अब 0 को छोड़ देंगे, अब 1 के साथ आगे वाले लिखेंगे। 1 के साथ क्या आएगा बेटा, पहले आ जाएगा 2 आ जाएगा 1 के साथ, और फिर 1 के साथ बेटा हमारे पास क्या जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 को भी छोड़ दें, अब 2 के साथ आगे वाले लिखेंगे डबल में, 2 के साथ आ जाएगा 3। इस तरीके से हमने तरतीब से चलना है, तो कभी भी हमारा सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। ये डबल में लिख दिया हमने, आगे कोई और होता तो उसे भी ले लेते हम, लेकिन नहीं, अब आ जाएंगे ट्रिपल में। अब 0 कैसे लिखेंगे, 1 और 2 को, 0 के साथ 1 और 2, तो यहाँ पर आएगा 0, 1 एंड 2। अब वापस 0 को लेंगे, 0 को भी 1 को भी, 0, 1 के साथ पहले 2 लिखा था, अब 0, 1 के साथ क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे। 0, 1 के साथ हमने लिखा 3, ठीक है। अब हम 0 को छोड़ देंगे, नो अभी हम 0 को लेते हैं, ठीक है ना। अब हम 1 को छोड़ देते हैं, 0, 2, 3 का सेट बन सकता है, 0, 2, 3। देखें जितने भी सेट हम बनाएंगे ना सारे यूनिक होंगे, कोई भी सेम नहीं होगा, तमाम डिफरेंट होंगे, मुख्तलिफ होंगे एक दूसरे से, कोई भी सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी एक इसकी शर्त है सबसेट यानी पावर सेट बनाने की। तो हमने 0 के साथ 1 लिखा, और 0, 1 के साथ 2 लिखा, 0, 1 के साथ 3 लिखा, फिर 0 के साथ हमने 2, 3 लिखा। अब 0 के साथ तमाम कंडीशन अप्लाई हो चुके हैं, 0 को छोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे 1, 2, 3, क्या लिखेंगे, आगे हैं ही 3, 1, 2, 3, ठीक है। अब 3, 3 में और नहीं लिख सकते, अब हम तमाम को मिला के लिख देंगे, चारों को, 0, 1, 2, 3। इससे ज़्यादा सेट हम नहीं बना सकते। और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट वापस क्लोज कर देंगे। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे रफ के अंदर, ये आंसर आ गया। रफ में लगाएंगे 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n, n से मुराद क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट है, तो बेटा 2 की पावर 4 आ जाएगी, और 2 की पावर 4 बराबर होती है 16 के, यानी 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 टू द 16। तो ये 16 हमारे पास सेट होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो ये कंप्लीट हो गए। अब आपके पास ये 16 के 16 सेट बन चुके हैं, इसका मतलब है जवाब सही आ चुका है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड अ सेट विच हैज ओनली, फर्स्ट पार्ट है 2 प्रॉपर सबसेट्स, सेकंड पार्ट है 1 प्रॉपर सबसेट, थर्ड पार्ट है नो प्रॉपर सबसेट। अच्छा बेटा फिर एक दफ़ा आपसे कहूँगा कि काइंडली आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती जाएं। और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, और अपने जितने भी कज़न्स हैं दूसरे सिटीज़ में हैं, आपको पता है कि वो 9 और मैट्रिक क्लास में पढ़ते हैं, तो बेटा आप उन्हें भी लाजमी इस चैनल का या इस वीडियो का लिंक लाजमी सेंड कीजिएगा, ताकि वो भी मैथमेटिक्स को सीख सकें, ठीक है बेटा। और अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का, फाइंड अ सेट विच इज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट, मतलब ऐसा सेट मालूम करें जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हों।
तो बेटा दो प्रॉपर सबसेट कैसे बनेंगे? अगर मैं यहाँ पर एक सेट लेता हूँ 2, ठीक है, या मैं लेता हूँ 2 और 3, दो प्रॉपर सबसेट इसके तो 3 भी बन सकते हैं। और नहीं, अगर ये लूँगा तो इसका एक बनेगा। नो, मतलब बेटा कोई सा भी नहीं है, नॉट पॉसिबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऐसा कोई सा भी सेट नहीं है जिसके दो प्रॉपर सबसेट बने, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड पार्ट है वन प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट मालूम करें, फाइंड अ सेट विच हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट बने, जैसा कि ये है 2, इसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट बनेगा। और इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो, तो उसको हम दूसरे अल्फाज में सिंगलटन सेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंगलटन सेट, ठीक है। और इसके अलावा नो प्रॉपर सबसेट, मतलब फाइंड अ सेट विच हैज ओनली नो प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट जिसका कोई सा भी प्रॉपर सबसेट ना हो। अगर हम खाली सेट लें तो इसका क्या कोई प्रॉपर सबसेट होगा? नहीं हो सकता इसका कोई प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, ठीक है। नल सेट, नल सेट ऐसा सेट है जिसका कोई सा भी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता, ठीक है बेटा। तो ये आज आपकी एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट हो चुकी है और आप इसको अच्छी तरीके से देखें, इसकी तैयारी करें। रट्टाफिकेशन मत कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ अपनी वीडियोस में कि बेटा जब मैथमेटिक्स को सीखना है ना, तो आपने इसे इस तरीके से सीखना है कि आपको हर एक बात समझ में आ जाए, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना कि अब ये सवाल यूँ था तो इसका जवाब मैंने यूँ निकाल दिया। उसकी आपने वजह ढूंढनी है कि ये ऐसा क्यों हुआ है। और मैं अपनी तमाम वीडियोस में, अपने लेक्चर्स में आपको बताता हूँ कि जो भी सेट है या जो भी सवाल है उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर लाजमी करवाता हूँ कि ये किस तरीके से हुआ है। तो आप लोगों ने बेटा रट्टा नहीं लगाना है, आपने उसको समझ कर करना है कि वो किस तरीके से हुआ है, ठीक है ना। अगर उस तरीके का दूसरा सवाल आ जाता है तो आपने वो भी आसानी से हल कर लेना है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है बेटा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मैंने आपको बता दिया है कि उसकी फीस क्या है और क्या क्या मैं आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करूंगा। तो बेटा आप मेरे नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है, आप उस पर मैसेज करें। अपना नाम लिखें बेटा, अपना फादर का नाम लिखें, अपनी क्लास लिखें, 9वीं क्लास है या मैट्रिक क्लास है, और अपना सिटी नेम लाजमी लिखिएगा। और आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करें व्हाट्सएप पर, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह उस ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा।